वेलकम यू अगेन। उत्तराखंड पीसीएस जो परीक्षा वाणी की अपनी सीरीज है उसमें ये लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे बता देता हूँ कि इस लेक्चर में आप उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम अगर अटेम्प्ट कर रहे हो जिसमें उत्तराखंड पूछा जाता है, इस लेक्चर से कम 2 क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट रखे हुए मिलेंगे एग्जाम में। और आपने इसको सिर्फ देख लिया तो एटलीस्ट आपके 2 क्वेश्चन, बाकी सब में 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से सही होने ही हैं। आप ऐसा भी नहीं कि कंफ्यूज हो जाओगे, मिस्टेक करके आओगे, सिली मिस्टेक रहेगी। बस ध्यान से, थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको समझना, ठीक है। तो चलिए परीक्षा वाणी अपनी हम कहाँ है इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। परीक्षा वाणी क्वेश्चन यहाँ से आना है। आप चाहे तो पीवाईक्यूज एक बार उठा के देख लेना, नहीं भी तो आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो पक्का पूछा जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन आएगा तो इतनी भी गारंटी है कि आप गलत करके नहीं आओगे, आप कंफ्यूज भी नहीं होगे उसमें, इतनी मेरा आपको एश्योरेंस है। चलिए, तो तब तक ही इंपोर्ट हो रही है, आप अपना काम कर दीजिए। वीडियो को अगर आपको लाइक करना है, डिसलाइक करना है, आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सजेशन लिखने हैं कि टाइमिंग के रिगार्डिंग कि सर टाइमिंग ये है, आप 8 बजे 7 बजे इस टाइम आइए डेली, तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मेंशन कर सकते हैं, तब तक ये इंपोर्ट हो रही है। चलिए, टेलीग्राम तो बंद हो गया यार। हाँ, 22 को स्टार्ट होगा। हाँ, 22 को मतलब आज 18, अभी 4 दिन है ना। जो लोग उसको ज्वाइन नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम है, वैसे सरकार की ही ये प्रॉब्लम है। सर्कुलेशन मीन्स आप पेपर लीक करा रहे हो एक तरीके से, सर्कुलेशन बस बंद कर रहे हो उसका। टेलीग्राम क्या है, सर्कुलेट ही तो हो सकता है वहां से, पेपर लीक थोड़ी ना होगा। पता नहीं सरकार क्या सोचती है, किस हिसाब से काम करते हैं। आज तो केजरीवाल जी की भी इस पे वीडियो आई है, एक छोटी सी वीडियो। पहले बड़े बड़े कैमरे से बनाते थे, अब जब से सत्ता गई है अब वो मोबाइल से ही शूट करके डाल रहे हैं। देखी होगी आपने वीडियो, ठीक है। चलिए, ये पहला, ये अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर इसके पीडीएफ शेयर कर देना, तो चलिए पीडीएफ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर देता हूं, है ना। हो जाती है, नहीं पिन हो जाती होगी, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे उसको भी। तो अगेन मैं आपको रिमाइंड जरूर कराऊंगा डेली, आप चाहे वीडियो स्किप करके आगे बढ़ जाइए, आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है जिला, ठीक, कहाँ किसका हेडक्वार्टर है वो पता होना चाहिए था। ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये मैंने आपसे बोला था कि आप इसको अभी देखना मत, ठीक, ये मैं आपको कराऊंगा। तो आज वो टाइम आ चुका है, आज इसके बारे में हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि 2008 का जो परिसीमन है, जो अभी तक का आपका लेटेस्ट ये डिलिमिटेशन है, उस पर हम चर्चा करेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए, ये भी पेज आपका आज हो जाएगा। तो रिवीजन के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे बस गोपेश्वर याद रखना था, बाकी उधम सिंह नगर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो स्टेट के सिंबल थे ये हमने देख लिए थे, आपको याद भी हो गए होंगे, ठीक है। याद ही रखने थे बस कि चिन्ह क्या है हमारा, डायमंड शेप में है, ऐसी पुष्प कौन सा है, फूल कौन सा है, आप मन ही मन में उसको रिवाइज कीजिए। पुष्प कमल है क्या, ऐसे ही पक्षी कौन सा है, मोनाल है, उसका अपोजिट ढफिया, ठीक है, याद है आपको। ऐसे ही चलिए, ये तो ट्री कौन सा है, रोडेंड्रोन्स है, बुरांस का पेड़ है, ये आपको पता है। ऐसी जो राज्य का गीत है वो पता चला, ढोल है। और एक चीज और बताई थी आपसे, ढोल है, राज्य गीत है, और फुटबॉल जो स्टेट का एक तरीके से गेम है, ठीक है, ये आपको पता चला। अब इसके बाद शासन और प्रशासन हमने देख लिया था, तो इसमें मैंने आपको एक ट्रायंगल बनवाया था, इसमें समझाने की कोशिश की थी। आज जितनी भी इसके पहले वाली वीडियो में, थोड़ा सा मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि यार गवर्नर आ गया है, कभी लेजिस्लेचर आ गया है, जुडिशरी मींस याद नहीं हो पा रहा है। आज याद हो जाएगा आपको ये सारा, ठीक है, क्योंकि ये है ही ऐसा, जब तक आप पूरे इसके तीनों ऑर्गन नहीं करोगे आपको याद नहीं होगा। अब
हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो था इन्हें भी जानिए, तो ये छोड़ दिया था मैंने, तो चलिए पहले इन्हीं को जान लेते हैं। ठीक है, जब बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर ही रहा है, तो एक बार इसी को जान लेते हैं क्या। तो तीन चीज आपको रिवाइज होनी चाहिए। सबसे पहले जो स्टेट का मैप है वो मैंने आपको याद कराया था, कौन सा जिला बड़ा है छोटा है वो आपको याद है। हेडक्वार्टर क्या है, दूसरे लेक्चर में जो साइन थे स्टेट के सिंबल्स थे वो हमने कवर किया। तीसरे लेक्चर में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये तीन सरकार के ऑर्गन होते हैं, बस हमने वो चीज देखी है। आज ये फोर्थ लेक्चर है। अब ये जो इन्हें भी जानिए वाला सेक्शन है आप उसको पढ़ लेना, मैं आपको समझाता हूं क्या है। देखिए असल में क्या है कि स्टार्टिंग में ये उत्तराखंड है, एक सेकंड, ये उत्तराखंड है। अब ये वाला जो पोर्शन था ये जब 1815 में, आपको पता है ट्रीटी ऑफ सगोली होती है, सगोली की संधि होती है, उसमें ब्रिटिश जीत जाते हैं और गोरखा हार जाते हैं। ठीक, तो गोरखाओं को यहां से भगा दिया जाता है एक तरीके से। तो ये बात की जाती है कि ये है पूरा एक प्रिंसली स्टेट जिसको हम टिहरी प्रिंसली स्टेट या रियासत बोलते हैं। इसमें जो राजा है वो सुदर्शन शाह बन जाते हैं, सुदर्शन शाह। ठीक, शाह। उसके बाद फिर ये शाह फैमिली चलती रहेगी टिल आजादी तक, तो 1947-49 तक। तो ये तो टिहरी हुआ। अब बाकी जो क्षेत्र था ये किसके अंडर में था, तो ये ब्रिटिश के अंडर में आता था, ये सब ब्रिटिश कमिश्नरेट के अंडर, और उसको हम क्या बोलते थे, कुमाऊं कमिश्नरेट, ये कुमाऊं के अंडर आता था। ठीक है, कुमाऊं, कुमाऊं। अब 1815 की बात है, ये कुमाऊं है। अब आप थोड़ा सा यहां से समझना स्टार्ट करना कि पहले भाई ये पूरा कुमाऊं के अंडर है, यहाँ पे कमिश्नर रहता है, वो कहाँ बैठता था, तो वो श्रीनगर यहाँ पास में बैठता था। फिर वो क्या करता है कि यार ये पूरे रीजन को हम एक तरह से सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पा रहे, हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, तो शिफ्ट करके इधर आ जाते हैं, कहाँ, पौड़ी में। पौड़ी में कब, 1840 में। अब देखना ये इस वाली साइड जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, ये नैनीताल शिफ्ट हो जाते हैं। नैनीताल कब हो जाते हैं, 1854-55 में। तो नैनीताल इनका हेडक्वार्टर बन जाता है। इतनी बात समझ में आई। तो कुमाऊं कमिश्नरेट का हेडक्वार्टर कहाँ है, नैनीताल है, हमने पढ़ा था नैनीताल है, 1854-55 में बना था। ठीक, गढ़वाल का क्या है, अभी गढ़वाल का कोई यहाँ पे जिक्र ही नहीं है, कुछ नहीं पता है। ठीक, अब थोड़ा सा हम और एडवांस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सब चलता रहता है, प्रशासन में थोड़े बहुत चेंजेस मींस चलता रहता है। अब हम सीधे फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं आजादी के टाइम पे। 1947 देश आजाद हो चुका है। अगस्त 1949 में, 1949 में ये सारी रियासतें खत्म हो गई हैं, तो ये रियासत कैसे बचेगी, इसको भी खत्म कर दिया जाता है, इसको भी खत्म कर दिया जाता है। और उस टाइम पे जो स्थिति थी वो ये थी कि उत्तराखंड में जो जिले थे वो इस तरीके से थे। चलिए, ये पूरा अल्मोड़ा था, अल्मोड़ा। ये पूरा नैनीताल था, ये नैनीताल है। ऐसे ही ये पौड़ी है, तो ये पूरा ऊपर तक पौड़ी है। ठीक, ये पौड़ी है। 3 जिले हैं। और चौथा जो रियासत थी ये अपनी टिहरी थी, ये टिहरी थी। तो उस टाइम पे 1949 में क्या स्थिति थी कि उत्तराखंड में एक अल्मोड़ा जिला था, एक नैनीताल था, नैनीताल, तीसरा था पौड़ी, और चौथा, क्योंकि रियासत खत्म हो गई है तो इसको भी हमने जिला ही मान लिया, टिहरी। लेकिन टिहरी में सिर्फ ये वाला रीजन नहीं आता था, टिहरी में ये पूरा रीजन आता था ऊपर तक। टिहरी, ये पूरा टिहरी था, ये सब टिहरी है। ठीक, ये सब टिहरी है, ये सारा टिहरी है, ये सब टिहरी है। ऐसे ही ये पूरा पौड़ी है,
उधर अल्मोड़ा है, ये पूरा अल्मोड़ा है, और ये नीचे नैनीताल है, ये पूरा नैनीताल है। ठीक, आपको स्थिति क्लियर हुई कि लगभग कैसा था उत्तराखंड, कौन सा जिला कब बना, आपको रटना नहीं है, सिंपली आप इसको देखते चलो। अब देखिए होगा क्या, 1960 में आपको, हमें पता है, आवाज आ रही है ना, हमें पता है कि चाइना इंडिया पे अटैक कर देता है, इंडो चाइना वॉर एक तरह से स्टार्ट हो जाती है, और ये स्टार्ट 1962 में होती है। तो उसके पहले ही सरकार को पता रहता है कि कहाँ पे ट्रूप का मूवमेंट कैसा है, क्या हमारे लिए खतरा है, संकेत पहले से ही मिलने स्टार्ट हो गए थे। तो सरकार वॉर टाइम से थोड़े टाइम पहले ही इस चीज को भांप लेती है कि अगर कल के दिन यहाँ पे अटैक करता है, भाई ये पूरा चाइना का बॉर्डर है, ये चाइना है ऊपर, वो अगर इधर अटैक करता है, यहाँ से ट्रूप को अंदर लेके आता है, तो हमारा हेडक्वार्टर भी टिहरी का इधर है, अब प्रशासन बैठा है इधर। पहली चीज तो उसे पता ही नहीं चल रहा है, आज पहले सोशल मीडिया ये सब थोड़ी ना थे, पत्र वगैरह थे, उससे कब तक पता चलेगा। तो इन्होंने देखा कि यार हेडक्वार्टर यहाँ पे है, सारा प्रशासनिक अमला यहाँ बैठता है, हम अगर इस अमले को ऊपर भेज भी देते हैं, सपोज इधर भेज भी देते हैं कि चलिए आप ऊपर रहिए, ध्यान रखना इधर, तो भाई ऐसा होगा कि भाई जितना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जो लोगों की जरूरतें हैं वो इधर से पूरी हो रही हैं, तो फिर यहाँ पे कौन काम करेगा। सेम कंडीशन पौड़ी के लिए थी, देखिए यहाँ से लेके यहाँ पे कोई अटैक करता है, आप नीचे यहाँ पे आपने हेडक्वार्टर बना रखा है, ऐसे ही पिथौरागढ़, ये सॉरी अल्मोड़ा का भी यही सीन था कि नीचे है। तो बात निकल के आई कि भाई एक काम करते हैं, हम कुछ और जिले बना देते हैं। तो जिले बनाने की बात होगी तो हम देखते हैं कौन कौन से जिले बनते हैं। तो होगा क्या, चलिए एक्चुअल में क्या होगा कि ये सपोज टिहरी था, तो टिहरी से बोल देते हैं कि भाई अब से ये टिहरी को काट देते हैं, और ये टिहरी ही रहेगा आपका जो हेडक्वार्टर, आप यहीं से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, ऊपर एक दूसरा हेडक्वार्टर बना लेते हैं और इस जिले का नाम है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। ठीक, ऐसे ही ये पूरा पौड़ी है, पौड़ी जिला है, तो पौड़ी को भी तोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं कि ये है चमोली, चमोली इसका हेडक्वार्टर इधर है, आप पौड़ी वाले इधर ही रहिए, ठीक है, यहाँ पे अलग प्रशासन चाहिए। ये अल्मोड़ा था पूरा ऊपर से नीचे तक, तो इसको भी काट देते हैं, बोलते हैं कि ये पिथौरागढ़ है, और नीचे आप अल्मोड़ा में अपने प्रशासन को देखिए। तो अब देखिए अगर कोई ऊपर से अटैक करता है तो यहाँ पे हेडक्वार्टर जल्दी से हम पहुंच भी सकते हैं, और कुछ हमें एक्शन भी लेना है वो भी ले सकते हैं। सेम विद दिस, तो हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा, हम पास में ही इस चीज को काउंटर कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बनाए गए थे कब, 1960 में। अब आपसे पूछ ले कितने जिले थे, तो 3 जिले बनाए गए थे, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। कौन किससे अलग हुआ तो आप इसकी ज्योग्राफी देख के ही पता लगा सकते हो। ठीक, अब नीचे ये नैनीताल तो पहले से था ही, नैनीताल। तो अब आप गिनो कितने जिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिले हो गए, 7 जिले हो गए। आज कितने जिले हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड में टोटल 13 जिले हैं, तो हमें 6 जिले और ऐड कराने पड़ेंगे। कहाँ से ऐड करते हैं, चलिए अब एक एक करके ऐड कराते हैं। पहले आप सबको हमें पता है कि भाई उत्तराखंड मीन्स क्या, पूरा यूपी उत्तराखंड एक ही था सन 2000 तक। तो ये पूरा मेरठ मंडल के अंडर आता था, मेरठ, मेरठ। तो इस मंडल से निकाल के एक अलग जिला बनाया जाता है, क्या नाम है उसका, देहरादून। देहरादून किससे हटा के बनाया जाता है, मेरठ को, ठीक है। तो मेरठ मंडल से अलग करके एक जिला बनाया जाता है, क्या नाम है इसका, देहरादून। देहरादून कब बना, 1975 में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही एक जिला मेरठ के पास में ही है, सहारनपुर, सहारनपुर, वहां से अलग करके ये हरिद्वार बना दिया जाता है, हरिद्वार। तो इसका क्या नाम है, हरिद्वार। कब बना, 1988 में। तो 7 ये थे, 2 और बन गए, 7 + 2 हम कर देते हैं 9।
अभी भी कुछ जिले कम पड़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला रीजन इसको उधम सिंह नगर बोल देंगे। 1995 में एक जिला ये बन जाता है, तो हम एक और ऐड कर देते हैं। तो 7 2 9 1 10, टोटल कितने चाहिए? 13, 3 जिले चाहिए। अभी 10 हुए हैं, हमें 3 और ऐड करने हैं। तो अब बाकी का क्षेत्र तो ऐड हो नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, इसी में से छोटे छोटे जिले बना देते हैं। जैसे यहाँ पे बन जाएगा आपका चंपावत, चमोली से ही इससे लगा हुआ बन जाएगा आपका बागेश्वर, और इससे लगा हुआ बन जाएगा आपका रुद्रप्रयाग। ठीक, एग्जैक्ट आपको मैप देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए, चलिए, तो अब आप मुझे बताइए, ये क्या है? उत्तरकाशी किससे अलग होके बना है? टिहरी से। चमोली पौड़ी से अलग होके बना है। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा से अलग होके बना है। ठीक, ये कब बने हैं 3 जिले? 1960 में। 3 याद हो गए आपको। ऐसे ही चंपावत, इधर है आपका बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, 3 जिले ये एक साथ बने हैं। ये कब बने हैं? 1997 में बने हैं, 97 में। यहां पर 1995 में बना है उधम सिंह नगर। हरिद्वार 1988 में, और 1975 में बना है देहरादून। बाकी ये पहले से ही प्रेजेंट थे। ठीक, अब आपको पता है कि हेडक्वार्टर किसका क्या है, तो एक बार हेडक्वार्टर भी देख लेते हैं। देखिए, ये है अपना गढ़वाल मंडल, ये है गढ़वाल, इसका हेडक्वार्टर पौड़ी ही है। ये कुमाऊं है, इसका हेडक्वार्टर क्या है? नैनीताल। अब आप देखिए, इसको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो आप सिंपली ऐसे याद रखो कि आजादी के टाइम पे या आजादी के बाद 4 जिले थे। 4 जिले कौन से थे? नैनीताल, क्योंकि हेडक्वार्टर पहले से बना हुआ था। टिहरी, क्योंकि प्रिंसली स्टेट था। 2 अल्मोड़ा याद रखना है, और पौड़ी याद रखना है। 4 हो गए। अब जब देश आजाद हो जाता है तो 1960 में 3 और ऐड होते हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। तो 1960 में 3 और ऐड होते हैं, 4 पहले 3 बाद में, 7। ठीक, अब 1975 में देहरादून ऐड होता है, उसके 13 साल बाद हरिद्वार ऐड होता है, फिर उसके थोड़े 7 साल बाद 1995 में उधम सिंह नगर, और 1997 में 3 जिले रुद्रप्रयाग, चंपावत और आपका बागेश्वर, ये 3 जिले बनते हैं। यही है आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। कभी क्रोनोलॉजी में पूछ ले तो बस इसी तरीके से याद रखना, 3-3 के पेयर में। 1960 में 3 बने, 1997 में 3 बने, 6 तो ये हो गए, 4 पहले से थे, 10 हो गए, बचे 3 याद रख लो, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब चलिए, जो आपकी पीडीएफ थी इसको पढ़ लेते हैं, होपफुली ये पेज भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो गोरखाओं को पराजित करने के बाद सुदर्शन शाह वहां के नरेश बनते हैं टिहरी के। ठीक है, 1840 में पौड़ी गढ़वाल नामक जिले को नया जिला बनाया जाता है। 1854-55 में नैनीताल हेडक्वार्टर बनता है। 1871 में देहरादून को एक जिले के रूप में गठित कर मेरठ मंडल में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, चलिए, अल्मोड़ा, नैनीताल, इन सब बारीक चीजों को आप छोड़ो, आप सिर्फ स्वतंत्रता के बाद आओ। 1 अगस्त 1949 को पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल 3 जिले थे, और टिहरी 1 अगस्त 1949 को इसमें ऐड हो गया, तो टोटल हुए 4 जिले। 1960 में 3 जिले ऐड होते हैं। 1969 में इसका जो हेडक्वार्टर था, इसका तो नैनीताल पहले से था, गढ़वाल का बना देते हैं क्या? पौड़ी। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। 1875 में देहरादून ऐड होता है, देहरादून आपको पता चल गया। 88 में सहारनपुर से अलग होकर हरिद्वार, 1995 में उधम सिंह नगर, और 97 में ये 3 जिले बनते हैं। ठीक, चलिए, रुद्रप्रयाग सबसे लास्ट में बनता है, रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये समझ में आया तो देखिए, पूरा पेज आपको ऐसे ही समझ में आ गया। आपको
पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, दिमाग में क्रोनोलॉजी बना के रखनी है बस, है ना। कुछ ऐसा नहीं है, देखिए आपको आप ट्रिक से याद करोगे, का पा टी टू ऐसे घुस करके याद करते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है। जो चीज समझ में आ रही है, विजुअली हमें समझ में आ रही है, उसके लिए क्यों फालतू में निमोनिक्स वगैरह ये सब बनाए, है ना। चलिए, तो शासन प्रशासन अब हम देखते हैं क्या है भाई शासन प्रशासन। रेवेन्यू पुलिसिंग हमने देख ली थी, अंकिता भंडारी केस तक हमने इसमें डिस्कस किया। अब ये सारा देखिए हमने जो डिस्कस किया इसको मैं समराइज करता हूं ताकि आप भूले नहीं, है ना, अदरवाइज भूल जाओगे। चलिए, याद रखने के लिए देखिए ऐसे याद रखना है आपको, समराइज करना है इसको जो आपने कल पढ़ा था। ठीक, मैं आपकी इसकी समरी तैयार कराता हूँ, दिख रहा है आपको। चलिए, एक तरफ है एग्जीक्यूटिव जिसको कार्यपालिका बोलते हैं, एक तरफ है लेजिस्लेचर जिसको विधायिका बोलते हैं, तीसरी तरफ है जुडिशरी जिसको न्यायपालिका बोलते हैं। ये तीनों ऑर्गन आपको पता है सरकार के, ये ऑर्गन है, यही है सरकार। अब एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले आपको पता है कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, गवर्नर। तो गवर्नर अपॉइंट हुए, गवर्नर क्या करेंगे, किसी एक को, जो भी बहुमत दल का नेता होगा उसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। उसके बाद चीफ मिनिस्टर की सलाह पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद का गठन होगा। ठीक, और यही बाकी सारे लोगों को अपॉइंट करते हैं जैसे सोलिसिटर जनरल। तो ये एग्जीक्यूटिव के आपके पार्ट है। इसी में एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव चलती है जिसमें आपके सचिव होते हैं, उसके नीचे निदेशक होते हैं, ठीक है, उसके नीचे आपके कमिश्नर होते हैं, फिर डीएम होते हैं। तो ये पूरी परमानेंट स्ट्रक्चर है, उसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये कार्यपालिका ही पार्ट है, ठीक है। चलिए, अब गवर्नर का आपको रोल पता है, मैंने कल बताया था क्या रोल है। तो जितने भी रोल है मैंने आपको सारे बता दिए थे कि भाई एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, इनका लेजिस्लेचर में क्या है, न्याय में क्या है, अपॉइंटमेंट करते हैं, पार्डन करते हैं, ये सारी चीज बताई। कार्यकाल इनका कितना होता है, 5 साल का, बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति चाहे तो जो मर्जी वो कर सकते हैं। ठीक, यहां तक प्रॉब्लम नहीं। अब चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कौन होता है, बहुमत दल का नेता जिसको मेजोरिटी मिलती है वही सीएम बनता है। जैसे तमिलनाडु में टीवी के, ऑल्दो उनको मेजोरिटी नहीं थी लेकिन सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़ी नंबर वही लेके आए, तो गठबंधन के साथ उन्होंने सरकार बनाई, वो सीएम बने, फिर मंत्री परिषद बनी और इनका सोलिसिटर जनरल जो वकील वगैरह है। ठीक, अब ये जो लेजिस्लेचर है, विधायिका है, इसमें क्या होता है, इसमें भी देखिए सबसे पहले ऊपर गवर्नर आएंगे, गवर्नर, विधानसभा जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, और विधान परिषद जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। काउंसिल हर राज्य में नहीं होती, सिर्फ 6 राज्यों में है, 6 के नाम मैंने आपको बताए थे। ठीक, तो ये मिलके बनाती है आपकी लेजिस्लेचर। अब गवर्नर साहब, जैसे ही सपोज ये विधानसभा है, ठीक, इसमें सपोज अभी एनडीए गवर्नमेंट जीत के आई, मीन्स अभी हम उत्तराखंड की बात करते हैं, चलिए उत्तराखंड की ही बात करते हैं। तो गवर्नर साहब क्योंकि इसका अंग है, पहले गवर्नर साहब आएंगे यहाँ पे। गवर्नर साहब एक प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करते हैं, प्रोटेम स्पीकर। असल में होता क्या है कि ये जितने भी मेंबर हैं इन सबको संसद में या फिर जो विधानमंडल है, जो लेजिस्लेचर है, उसमें बैठा दिया। उत्तराखंड के कुल 70 विधायक हैं, तो वो 70 एमएलए यहाँ बैठते हैं। इन्हीं एमएलए में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। किसको बनाते हैं जनरली, जिसकी एज ज्यादा होती है, जिसको एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। कोई 5-6 बार का एमएलए है तो ऑब्वियसली उसका जो एक्सपीरियंस है वो 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसी को बना देंगे। अब वो प्रोटेम स्पीकर बाकी सब इन एमएलए को शपथ दिलाता है और फिर ये एमएलए डिसाइड करते हैं कि हमारा स्पीकर कौन होगा, स्पीकर कौन होगा। तो स्पीकर का जो पद है यहाँ पे स्पीकर बैठ जाते हैं और फिर पूरी इस विधायिका की कार्रवाई चलती है। एक डेकोरम होता है जिसमें लगभग 1/10 आपके मेंबर होने चाहिए या फिर कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए इस सदन को चलाने के लिए। तो आप ऐसे समझो ये विधानमंडल एक मंदिर है
ठीक, ये सारे इसमें कार्य करने वाले हैं और ये मुख्य पुजारी है। ठीक, इस तरीके से सिस्टम चल रहा है, आपको पता चला। अब इसी में से स्पीकर बना, स्पीकर की पावर है, वो सारी चीजें हमने कल डिस्कस की। तो इस तरीके का पूरा सिस्टम है। अब आप यहाँ पे ना जो कल मैंने पढ़ाया है, मैं इसीलिए आपको वो रिवाइज करा रहा हूँ। अभी आपको लेजिस्लेचर में जो पढ़ाया कि भाई ये तो हुए गवर्नर, विधानसभा परिषद, ये सब ऐसे ही। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं इसमें? 500 लोग हो सकते हैं मैक्सिमम। मिनिमम कितने हो सकते हैं? मिनिमम 60। इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है मिनिमम? वो है 60 मिनिमम। ठीक है, ये पता चला आपको। ऐसे ही इसमें कमेटीज होती हैं अलग अलग जो काम करती है। ठीक, एक स्पीकर होते हैं, स्पीकर का पद है, स्पीकर है, उनका क्या काम है। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें एक बार देख ली, बस इतना आपको काम करना है। अब गवर्नर हमें पता है कि 5 साल का इनका टेन्यूर है, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं, उन्हीं के हिसाब से इनका टेन्यूर रहता है। इसी में से एक चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं गवर्नर साहब, ये रियल हेड होते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे देखते हो ना, रील और रियल लाइफ, तो ये रील वाले हैं, रियल वाले ये हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इनको डी जूरी, इनको डी फैक्टो। इनको गवर्नर को नॉमिनल भी बोल सकते हैं, इसको रियल बोल सकते हैं। ठीक है, सीएम रियल है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्री परिषद है, वो कितनी हो सकती है? सोचो, कल मैंने आपसे बताया था कितनी हो सकती है मैक्सिमम? 15% और मिनिमम 12। क्यों? क्योंकि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहता है 2003 में जो हुआ था कि भाई 15% से ज्यादा स्ट्रेंथ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकती। ये आपके सॉलिसिटर जनरल। ठीक, अब ये जुडिशरी है। जुडिशरी में क्या है? तो भाई अगर हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो हाई कोर्ट होगा, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक, तो उत्तराखंड में या कहीं भी ये सब होगा। आर्टिकल 214 रिलेटेड है इससे। उत्तराखंड में हाई कोर्ट कहाँ है? तो नैनीताल है, नैनीताल है। ठीक, जो बिल्डिंग है वो पहले एक्चुअल में स्कूल थी। किसने बनाई थी वो बिल्डिंग? मैकडोनाल्ड, जो क्या बर्गर बनाते हैं, मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड साहब ने वो बिल्डिंग बनाई थी। ठीक, कहाँ पे है? यहाँ पर है। स्ट्रेंथ कितनी है इसमें? कुल कितने जज हैं? तो 11 है टोटल इसकी स्ट्रेंथ। तो अभी हम इसको जुडिशरी में देखेंगे। तो ये सब हमने जब देखा, ठीक है, तो आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर हुआ कि अच्छा सरकार ऐसे चलती है, ऐसे होती है। अब सरकार चलाएगा कौन? तो चलाने का काम किसके पास है? कार्यपालिका के। उसके बाद ये जैसे चलाएगी तो फिर लोग शिकायत भी करेंगे कि ये मनमाने ढंग से चला रही है, तो ये कोर्ट पहुंच जाएंगे। तो फिर ये क्या बोलेंगे? ये क्या करेंगे? ये नीचे एक लेजिस्लेचर है, उसमें बिल पास करते रहेंगे, वो बिल एक्ट बन जाएगा और ये बोलेंगे कि हम ये जो काम कर रहे हैं वो इस एक्ट के थ्रू कर रहे हैं, इसी वजह से कोर्ट इनको बोलता है कि आप करते रहिए। ठीक है, समझ में आई? ये एक तरह से लेजिस्लेचर इनकी बैकिंग है, लीगल बैकिंग है। समझ में आई बात? चलिए, जैसे अगर सरकार को आधार को मैंडेटरी करना है, उसे चाहिए कि भाई सबका आधार बन जाए, तो वो क्या करेगी? पहले आधार एक्ट लेके आएगी कि जिसको भी सरकारी सुविधाएं लेनी है उसको अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा। जब एक्ट आ गया है तो फिर अब आपसे वो लीगली मांग सकती है कि भाई अपना आधार कार्ड दिखाइए, अदरवाइज हम आपको ये सर्विस नहीं देंगे। आप कोर्ट में चैलेंज करना है, आप कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले से ही एक एक्ट है। समझ में आई बात? ये बेसिक सी चीज है। अब थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये कहने के लिए एक लाइन है, इतना सा है बस ये, लेकिन इसमें इतना कुछ है कि यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे और फंसाएगा आपको। क्योंकि जो अंतरिम सरकार थी वहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है, और अंतरिम सरकार विधानसभा क्यों जरूरी है उसकी भी हम बात करते हैं। चलिए, पहले का क्लियर है आपको? तो हमें पता है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक अलग राज्य बन जाता है। उत्तरांचल बोलेंगे यार इसको, उत्तराखंड नहीं, उत्तरांचल, उत्तरांचल। ठीक, किसने बनाया? तो ऑब्वियसली संसद बनाती है। संसद को क्या संविधानिक संशोधन करना है? नहीं,
आर्टिकल 1 कहता है कि आप जो संसद है वो सामान्य या साधारण बहुमत से पास कर देगी तो किसी भी एक्ट को बना सकती, सॉरी किसी भी राज्य को बना सकती है। तो उस टाइम पे केंद्र में सरकार किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी, मतलब बीजेपी। और उस टाइम पे उत्तराखंड किसका पार्ट था? उत्तर प्रदेश का पार्ट था। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? तो बीजेपी की ही थी। चीफ मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, जो आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो उस टाइम पे सीएम साहब थे। तो दोनों की बात हुई, अलग राज्य बना। आप थोड़ा सा और मजेदार बात देखिए, जब राज्य बना तो अब राज्य में ऐसा थोड़ी कि राज्य बना तो कुछ अलग से बाहर से लोग लेके आए। जैसा उत्तराखंड पहले था वैसे ही रहा, भाई लोग वही हैं, बिल्डिंग वही है, शहर वही है, सब कुछ वही है। बस क्या हुआ है कि आपने एक पावर देने की बात की है कि भाई ये अलग राज्य है, ये अलग क्रिएट हो गया, इसकी सारे सिस्टम, इसकी लेजिस्लेचर, इसकी एग्जीक्यूटिव, इसकी जो जुडिशरी, ये अलग होगी, अब ये यूपी में नहीं है। ठीक, इतनी तो बात है। सबसे पहले प्रथम नागरिक को भेजा जाएगा, गवर्नर। गवर्नर साहब आएंगे। गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर 9 नवंबर को ही 8 नवंबर को शपथ ले लेते हैं, सुरजीत सिंह बरनाला। बरनाला, सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक, अब ये क्या करते हैं, ये बुलाते हैं कि भैया चलिए एक काम करते हैं, 10 नवंबर को शपथ का कार्यक्रम है, ओथ टेकिंग सेरेमनी है। ओथ किस कौन से शेड्यूल में है? अनुसूची 3 में है। ठीक, तो देहरादून एक जगह हम डिसाइड करते हैं कि भाई देहरादून हमारी एक टेम्परेरी कैपिटल है, और टेम्परेरी कैपिटल है इसके लिए भी बहुत झगड़े थे, क्योंकि जब ये राज्य बना तो इससे पहले अक्टूबर के महीने में, एक महीना पहले 2000 में ही, ये नवंबर है, ये नवंबर है, नवंबर से पहले अक्टूबर में क्या होता है, लोग इसी बात पे लड़ रहे थे कि भाई अलग हमने राज्य तो बना लिया, राजधानी क्या होगी? तो कुछ बोल रहे थे कि गैरसैंण होगी। क्यों? क्योंकि गैरसैंण आप देखो, तो मैं आपको दिखाई देता हूं एक बार, है ना। तो लोग बोल रहे थे कि देखिए ये इतने 13 जिले बन चुके हैं इसमें, तो हम क्या करें, बीच में कहीं राजधानी रख लेते हैं। यहाँ पे गैरसैंण है, इसको बीच में रख देते हैं, इसकी ना सबसे इक्वी डिस्टेंस है, लगभग सब लोगों को उतना ही चलना पड़ेगा, और ये पहाड़ पे भी है ऊपर, तो ये एक तरह से दूरी है, ये कैपिटल सही रहेगी। लेकिन फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई रखनी है तो फिर चमोली में क्यों रखनी है, इधर काशीपुर में रख लो, तो काशीपुर की भी रिकमेंडेशन जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि रामनगर रख लो, नैनीताल में रख लो। यहाँ बोलते हैं कि भाई जो देहरादून वाले थे कि देहरादून में रखो यार, ये प्लेन में है, एकदम समतल है, बढ़िया है, पैसे भी आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अच्छा है, आपको बनाने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। उत्तरकाशी वाले बोलेंगे उत्तरकाशी में रख लो, क्योंकि सबके पास ही एक तरह से अधिकार आगे बोलने के लिए। तो फिर केंद्र सरकार बोलती है कि भैया तुम्हें जहां भी रखना है आप वहां कर लेना, टेम्परेरी कैपिटल आपकी, टेम्परेरी कैपिटल, एक सेकंड, टेम्परेरी कैपिटल आपकी देहरादून रहेगी। अक्टूबर में ही डिसाइड हो जाता है कि जो टेम्परेरी कैपिटल है वो देहरादून रहेगी। टेम्परेरी, ये स्थायी नहीं है, टेम्परेरी है, आप अपनी मर्जी से जब चाहे चेंज कर लेना। फिलहाल के लिए कि भाई आपको शपथ उपथ भी लेनी है, काम वाम भी करना है, देहरादून आप रखो। तो सुरजीत सिंह बरनाला उस टाइम के भाई गवर्नर साहब थे। गवर्नर साहब को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आपको शपथ दिलानी है राज्य के मुख्यमंत्री को। तो ये क्या करेंगे कि भाई देहरादून जब बोल दिया है कि देहरादून कैपिटल है, तो देहरादून में ही एक जगह ढूंढ लो, वहां पे हम शपथ दिलाएंगे। तो परेड ग्राउंड में टेंट वेंट लगा लो, आपने देखा होगा परेड ग्राउंड कहाँ है, वहीं सारे फंक्शन होते थे, पहले होते थे, अब तो शायद वो पूरा उन्होंने चेंज कर दिया है। वहां पे लाइब्रेरी थी पहले, दून लाइब्रेरी, जो स्पोर्ट्स ग्राउंड बना है वो भी मतलब ज्यादा पुराना नहीं है, अभी थोड़े टाइम पहले ही बना है। बाकी अब शायद वहां पे चेंजेस हो गए हैं, ठीक ठाक चेंजेस हो गए। पहले वहां मेले वेले लगते थे काफी, ठीक है, पानी वानी की टंकी थी, बढ़िया था उधर। तो इन्होंने बोला कि यहाँ टेंट लगा लो आराम से, वो टेंट के नीचे शपथ दिलाई जाएगी। अब बात यह है कि भाई शपथ
दिलाई जाए, तो शपथ दिलाएं किसको? तो ये बात आई निकल के कि उस टाइम पे उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा, उत्तर प्रदेश में तो विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, तो यहाँ पे उत्तराखंड के कितने लोग हैं? तो बात आई निकल के कि विधानसभा में भाई 22 लोग हैं, ठीक, और विधान परिषद में उत्तराखंड के उस टाइम पे 8 लोग हैं, ठीक। तो बात आती है कि भाई इन लोगों को उत्तराखंड में ले आओ, क्योंकि उत्तराखंड के ही हैं, इनको उत्तराखंड ले आते हैं। तो 22 और 8 कितने हो रहे हैं? 30। अब एक्चुअल में यहाँ पे ना आपको बहुत कंफ्यूजन मिलेगा अलग अलग बुक में, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, ये विधान परिषद में कुल 9 सदस्य थे, लेकिन जैसे ही अलग होने की बात आती है या अलग होते हैं, एक सदस्य रिटायर हो जाते हैं, ऐसे नहीं जानबूझ के, नेचुरली उनका टाइम था, वो रिटायर हो जाते हैं, तो एक यहां से कम हो जाता है, तो ये 8 ही बचते हैं। तो 22 और 8 30, ठीक। अब 30 आपको समझ में आए। अब ये इन 30 लोगों को देहरादून के परेड ग्राउंड में लेके आती है सरकार, सेना लेके आएगी। अब एमएलए ही हम बोलेंगे, एक तरीके से एमएलए बोल सकते हैं कि भाई ये 30 है टोटल। अब इसमें से बीजेपी के कितने हैं? तो बीजेपी के थे 23, 3 किसके थे? बहुजन समाज पार्टी, बसपा, मायावती जी की जो पार्टी थी। 2 थे समाजवादी पार्टी के, और 2 ही थे किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो 23, 3, 26, 27, 28 और 2 30, ये टोटल मिला के आपके 30 हो रहे हैं, ठीक। अब सुरजीत सिंह बरनाला, पहली चीज तो मैंने आपसे बोला कि केंद्र में जिसकी सरकार है उन्हीं की गवर्नर है, और उन्हीं की पार्टी एक तरह से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो ऑब्वियसली नेचुरली किसको बुलाया जाएगा? कॉमन सेंस है भाई, बीजेपी को ही बुलाया जाएगा। इनको बुलाया जाता है और इनसे बोला जाता है कि आप आइए और शपथ लीजिए, आपको ओथ लेनी है। किसको लेनी है ओथ? तो इन्होंने बोला कि आप 23 लोग हो, आप ही डिसाइड कर लो आप में से कौन आएगा, है ना। ऑलरेडी पहले चीजें डिसाइड होती है। आज के टाइम पे तो अगर जैसे अमित शाह जी हैं, तो वो तो पहले से ही फॉर्मूला तय करके रखते हैं कि कब कितने टाइम के लिए कौन बनेगा, फिर भी पहले से ही डिसाइडेड होगा। इन्हीं में से एक को शपथ लेनी है, ठीक है। तो ये डिसाइड करते हैं कि भाई कौन शपथ लेगा। अच्छा यार, इसमें एक सेकंड, ये थोड़ा सा यार इसमें गड़बड़ होगी। ये क्या है ना, ये 3 समाजवादी पार्टी के हैं और ये 2 बसपा के हैं। बहुजन समाज पार्टी जो मायावती की पार्टी है उनके 2 थे, और जो समाजवादी पार्टी है उनके 3 थे, ठीक। अभी इस पे बात आएगी कि फिर सैनी साहब और ये जितना भी है मैं बताऊंगा आपको, तो इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है, स्लिप ऑफ माइंड। चलिए, अब ये जो 23 है, इन 23 में से ही एक को डिसाइड करते हैं, तो कौन बनते हैं सीएम? आपको नाम पता होगा, बताइए। नित्यानंद स्वामी। कहां से थे? तो जो स्वामी रामदेव है, बाबा रामदेव जी हैं या स्वामी रामदेव बोलते हैं, स्वामी जी जहां से हैं वहीं से ये भी थे। कहां से थे? हरियाणा से थे। हरियाणा HR लिख दूं इसको, ठीक है। HR नंबर से वैसे भी प्रॉब्लम चल रही है अभी उत्तराखंड में। हरियाणा से थे। अब ये एक्चुअल में हरियाणा से थे, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में, ध्यान रखना 2 सदन होते हैं, विधानसभा असेंबली और दूसरी होती है काउंसिल। जो काउंसिल होती है, काउंसिल के अध्यक्ष थे। तो कभी आपसे अगर पूछ ले तो ये क्या थे, तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसके अध्यक्ष थे, या स्पीकर बोल लीजिए, ठीक, याद रहेगा, हेड बोल लीजिए, चेयरमैन बोल लीजिए, कुछ भी। तो ये स्थिति थी। 10 नवंबर को शपथ मिल जाती है किसको? नित्यानंद स्वामी जी उत्तराखंड के पहले आंतरिक सरकार के या पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो 3 और 2 का खेल है, इसको भी मैं आपको समझाता हूं। असल में जितने भी एमएलए हैं उसमें से 23 तो एक तरफ हो गए, ये बीजेपी के हैं, ठीक। अब बात आई कि भाई हमें लीडर ऑफ अपोजिशन किसको बनाना है। भाई ये भी एक बड़ा पद है। आज केंद्र में राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उनकी रैंक एक कैबिनेट मिनिस्टर जितनी होती है,
कैबिनेट मिनिस्टर वाली रैंक होती है, सबसे आगे बैठते हैं, ठीक है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन की बात आती है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए डिसाइड करते हैं कि भाई 3 समाजवादी पार्टी के हैं, 2 बसपा के हैं और 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं। तो इसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? पता चलता है कि यार समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी है। तो इन्हीं के जो सैनी साहब है, सैनी, पूरा नाम इनका क्या नाम था इनका? हाँ, राम सिंह, सॉरी, सैनी, राम सिंह सैनी, राम सिंह सैनी, ये लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं। कभी पूछ ले आपसे। अब यहां पर थोड़ी सी एक प्रॉब्लम और आती है, क्योंकि अलग अलग बुक में वो मेंशन किया हुआ है, तो उनको शायद वो चीज समझ में नहीं आई हो, तो यहां से समझ लेना। उसमें क्या है कि देखिए, जो इंटरिम सरकार थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी, वो 9 नवंबर 2000 से लेके मार्च 2002 तक, जब तक इलेक्शन नहीं होते, यही रहेगी सरकार में, ठीक। तो इस बीच में क्या होता है, समाजवादी पार्टी से एक एमएलए थे, क्या नाम था? मुन्ना सिंह चौहान, मुन्ना सिंह चौहान, ये इसको छोड़ देते हैं और अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं, जनवादी पार्टी, ठीक है, जनवादी पार्टी। तो पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अपनी पार्टी बनाते हैं। तो देखिए, ये जो 3 थे, ये 3 घट के कितने रह जाएंगे? अब 2 रह जाएंगे। अब इनके पास भी 2 है, इनके पास भी 2 है, इनके पास भी 2 है, मामला टाई हो गया। अब किसको बनाओगे आप लीडर ऑफ अपोजिशन? तो बाद में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनता है। तो मैं किसी बुक में देख रहा था, वहां पे किसी में मेंशन किया हुआ है, किसी में नहीं है। तो जिसने मेंशन किया है वो भी सही है, क्योंकि सबके पास 2 हो गए, लेकिन क्या हुआ, इसके बीच में हुए। तो अब जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा तो आप लगा सकते हो, ठीक। राम सिंह सैनी आएंगे ऑप्शन में तो मार देना, नहीं आएंगे तो फिर आप 9 नवंबर 2000 से लेके मार्च 2002 तक, इस बीच में ही वो छोड़ देते हैं। कौन? मुन्ना सिंह चौहान। तो जो भी क्वेश्चन है वो उस हिसाब से फ्रेम करेगा, आपको पढ़ के पता चल जाएगा। मैंने आपको पूरी कहानी इसकी बता दी, ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रॉब्लम अब एक क्वेश्चन जो आपसे बन सकता है कि कितने विधायक थे जो मंत्री बने? ये 23 विधायक थे। इन 23 में से 9 तो कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, ठीक, और 4 राज्य मंत्री बनते हैं। टोटल 13 मंत्री बन जाते हैं। ऐसे ही इन विधायकों में क्या महिलाएं भी थी? तो 2 महिलाएं थी, 2 महिलाएं थी। कौन कौन थी? तो मैं 2 नाम लिख देता हूं, आप बस नाम याद रखना। पहली थी निरुपमा गौड़, निरुपमा गौड़, ये कौन सी पार्टी से थी? बीजेपी से थी। और दूसरे थे कौन? इंदिरा हृदयेश, इंदिरा हृदयेश, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से थी, ठीक है। तो 2 महिलाएं, फीमेल, वो पूछ लेता है कभी कभी, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। मंत्री कितने थे? 13। अब आपकी यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट होना चाहिए कि यार ये तो कभी आप कुछ बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो, गड़बड़ा क्यों रहे हो? ये 13 है। आपने बोला इसके पहले कि जो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो ये बोलता है कि 15% से ज्यादा नहीं होंगे। अब सदन की संख्या है 30, 15 का, इसका 30 का 15% कितना होगा? 15 या 45, 4.5 लोग। तो आप 5 लोग बना सकते हो ज्यादा से ज्यादा, आप 13 क्यों बना रहे हो? या फिर अगर मिनिमम भी आपको बनाने हैं तो आप 12 बना लो, या आपने 13 क्यों बनाए यहाँ पे? तो यहीं पे बस पेंच है। पेंच क्या है? आपको पता होना चाहिए ईयर। ईयर क्या है कि देखिए, जो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये आया था 2003 में। कब आया था? 2003 में। और हम बात किसकी कर रहे हैं? 2000 से लेके 2002 तक की। मतलब ये संशोधन उसके पहले नहीं है, इसीलिए 13 थे। तो आपके डाउट ये क्लियर यहाँ पे हो गया होगा आई थिंक। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। समझ में आया पूरा? एक फ्रेम बन रहा है दिमाग में आराम से। जो उसमें लिखा हुआ है वो तो हम ऐसे चुटकियों में पढ़ लेंगे, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है, वरना दिमाग में ना लैंग्वेज वो समझ नहीं आएगी, आपको रिटेन नहीं रहेगा।
अब देखिए गवर्नर आ चुके हैं, ऐसे ही जो सीएम साहब है वो अपॉइंट हो चुके हैं, सीएम साहब। अब सीएम साहब के बाद सीएम की एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बन चुकी है, इतने मंत्री बन चुके हैं। तो ऐसे काम थोड़ी हो जाएगा, इनको बहुमत भी तो सिद्ध करना है। तो बहुमत सिद्ध करने के लिए चलिए कहाँ चल रहा है, विधानसभा में चलिए। 28 नवंबर को 2000 में ये ले जाते हैं विधानसभा में। तो गवर्नर साहब क्या करते हैं कि चलिए बीजेपी के इतने सारे लोग हैं, ठीक, ये कुछ समाजवादी के हैं, कुछ बसपा के हैं, ठीक है, इस तरीके से कांग्रेस वगैरह के हैं। तो आप ही लोगों में से कोई स्पीकर चुना जाएगा, बाकी के ये सब एमएलए हैं, इन एमएलए को भी तो शपथ दिलानी है। ऐसे थोड़ी मंत्री ही शपथ लेते हैं, ये भी तो शपथ लेंगे ना, तो इनको भी शपथ दिलानी है। तो गवर्नर साहब आते हैं, सदन में आएंगे, पहले अपना अभिभाषण देंगे, और उसके बाद ये क्या करते हैं, किसी एक को इनमें से, इन एमएलए में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करेंगे। प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं, जिनके पास या तो एक्सपीरियंस हो या फिर एज हो। तो इन्हीं विधायकों में से एक थे काजी मोहम्मद मोइनुद्दीन, काजी मोहम्मद मोइनुद्दीन। तो बोलते हैं गवर्नर साहब कि चचा आपकी एज ठीक ठाक है, आप ही प्रोटेम स्पीकर बन जाइए और बाकी एमएलए को शपथ दिला दीजिए। जब ये एमएलए शपथ ले लेंगे उसके बाद ये अपना स्पीकर डिसाइड कर लेंगे, आपका एक दिन का काम है। अब ये स्पीकर साहब जो प्रोटेम स्पीकर थे ये बहुत टेंशन में, बोले नहीं 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 नहीं, आप किसी और को बनाइए, मुझे नहीं बनना है। तो भाई गवर्नर है, ऊपर से सेंटर में भी भाजपा है, राज्य में भी भाजपा है, गवर्नर भी भाजपा, बस जबरदस्ती बोल के बनाया इनको। तो जब इनको जबरदस्ती बनाया तो होगा क्या, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड बनता है। क्या होगा, जब ये शपथ दिला रहे थे तो पहले एमएलए को ही शपथ दिला रहे थे उस टाइम पे, अब उसको शपथ दिला रहे हैं कि मैं भय, पक्षपात, दबाव इसके बिना कार्य करूंगा। ऐसा बोलते ही जो काजी साहब है, मैं इनका नाम लिख देता हूं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, काजी मोहम्मद मोइनुद्दीन। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही वो शपथ लेता है पहला विधायक, इनको अटैक पड़ जाता है। क्यों, जबरदस्ती इनसे शपथ दिलाई, मींस इनको जबरदस्ती प्रोटेम स्पीकर बनाए, डांट के, ओए शपथ दिलाई इनको सबको। अब उसके बाद भाई चचा पहले से ही एज तो थी उनके पास, एक्सपीरियंस भी था, दबाव नहीं झेल पाए, हार्ट अटैक आया उनको। अब हार्ट अटैक जब आया तो उसके बाद इनको भाई जल्दी से दूर हॉस्पिटल या कहीं भी आप सरकारी अस्पताल में लेके जाओगे, सरकारी या प्राइवेट जो भी है, तो वहां इनको लेके जाते हैं और लेके जाने के बाद पूछते हैं, तो चचा ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, एक तरह से मतलब वेंटिलेटर वाली स्थिति है, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो अब ये मामला बड़ा फंस गया कि यार शपथ होनी थी, शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर चाहिए, और प्रोटेम स्पीकर भाई जिंदा भी है और ऐसा भी नहीं है कि मर गया है। अगर मर जाए तो चलिए हम किसी और को बना देंगे, वो शपथ दिला देगा, मरा भी नहीं है, जिंदा भी नहीं है, मीन्स जिंदा मतलब क्या, होश में नहीं है, शपथ वो दिला नहीं रहे, तो अब करे क्या, तो इंतजार करते हैं, सबसे बढ़िया चीज इंतजार करते हैं, लगभग 46 दिन तक, 1.5 महीने, 46 डेज तक स्थिति ऐसी ही बनी रहती है। फिर ये आते हैं होश में आने के बाद इनको लेके आते हैं उठा के कि आप चाहे एक बार इस्तीफा दे दो, कुछ भी कर दो, लेकिन इस डेडलॉक को खत्म करो। तो इनको बुलाते हैं, ये जल्दी से फटाफट सबको शपथ दिलाएंगे। उसके बाद ये सारे एमएलए भाई यहाँ पे बैठने लायक बनते हैं, वो अपना एक स्पीकर डिसाइड करेंगे। तो अब इस बार बोला कि भाई स्पीकर कम से कम थोड़ा सा जो यंग है उसी को रखना, अदरवाइज भाई आप किसी बुढ़ोती को रख दोगे तो एक एज के बाद भाई आदमी जैसे जितना शोर और ये तमाशा होता है संसद में झेल ही नहीं पाएगा, इतना शोर रहता है। तो प्रकाश पंत ये पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं, मैं इधर लिख देता हूं, प्रकाश पंत ये पहले स्पीकर बनते हैं इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक, प्रकाश पंत बनते हैं। उसके बाद ये अपना जितना भी कार्यक्रम है वो सब चलता रहता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ तक क्लियर है आपको, आराम से इसको देखो, समझो और एब्जॉर्व करने की कोशिश करो, रटने के चक्कर में मत पड़ो, है ना, एब्जॉर्व करो। प्रकाश पंत क्यों बने, मोइनुद्दीन कौन थे,
गवर्नर कौन थे, सीएम कौन थे, प्रोटेम क्या होता है, ये सब समझ में आया। ठीक, में कोई दिक्कत नहीं है भाई। एग्जीक्यूटिव भी बन चुकी है आपकी, आप देखिए एग्जीक्यूटिव बन चुकी है, इसमें जो सीएम है, गवर्नर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, सब तैयार है। ऐसे ही लेजिस्लेचर में भाई एमएलए हैं सब, ठीक है। बाकी इसका सिस्टम पूरा स्पीकर स्पीकर सब सेट है। जुडिशरी ये आपकी 9 नवंबर को ही तैयार हो गई थी, 9 नवंबर 2000 को ही। नैनीताल इसका हेडक्वार्टर था एक तरीके से, या बेंच थी, ठीक। 11 इसमें जज थे। तो अब पूरी सरकार तैयार है, अब सरकार अपना कार्य शुरू करती है। अब सरकार जब कार्य शुरू करती है तो उसके तीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, तीन ही क्या, चार बोल लीजिए, चार प्रॉब्लम थी। और चारों को जो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको फुलफिल करना था। क्या था? सबसे पहले कि भाई नया राज्य बना है, नए राज्य के लिए हमें सही नीति बनानी है। तो सबसे पहले प्लानिंग करेंगे। पैसे प्लानिंग है, पैसे की भी जरूरत है, तो फाइनेंस के लिए। ऐसे ही पैसे प्लानिंग, पैसे ही पैसा, और पैसे ही है पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हम पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे, किसका? उत्तराखंड का। तो यूकेपीएससी ये बनाना है, क्योंकि हमें भर्ती भी तो करनी है। जितने अधिकारी हैं उस टाइम पे, और सब ज्यादातर लोग भाई यूपी से ही थे, तो आप यूपी के कितने लोगों को कितने लंबे टाइम तक रख सकते हो? आपको अपना भी तो प्रशासनिक अमला तैयार करना है जो उत्तराखंड का ही हो, तो आपको ये भी करना है। फोर्थ कि देखिए भाई हम इंटरिम गवर्नमेंट है, हमें चुनाव भी कराने हैं। तो चुनाव, जो स्टेट इलेक्शन है, उसका भी काम इन्हें देखना था। तो ये लाइन बाय लाइन एक एक करके सारे काम देखते हैं। प्लानिंग के लिए स्टेट प्लानिंग कमीशन, राज्य योजना आयोग बनाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, केंद्र सरकार भी योजना आयोग ही चलता था उस टाइम पे। तो ऊपर भी योजना आयोग चलता था, इधर भी योजना आयोग था। योजना आयोग कब बना था? 15 मार्च 1950 को। तो जो योजना आयोग है वो तो भाई 15 मार्च है। अब ये क्या करते हैं, ये 21 मार्च की डेट रखते हैं, 21 मार्च 2001 को ही बनता है, ठीक। उसके 10 दिन बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन बना देते हैं, 31 मार्च को। ईयर सेम रहेगा 2001, इन सब का 2001 ही रहेगा, 2001। ये कब बनाते हैं? 15 मई 2001 को। और स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाते हैं आपका 30 में, 30 या 31 में, ठीक। मई नहीं, सॉरी, जुलाई है यार, ये जुलाई में बनता है, ठीक, जुलाई 2001 में। तो ये सारा सिस्टम बन जाता है। अब आप इन सब का थोड़ा थोड़ा आपको पता है रोल क्या है, कि भाई ये जो है ना, जो प्लानिंग कमीशन है, तो प्लानिंग कमीशन जब मोदी जी आए 2015 में, इन्होंने योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन को डिलीट मार दिया। इसकी जगह ये क्या लेके आए? नीति आयोग। तो इन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए उत्तराखंड सरकार भी 2023 में एक आयोग बनाती है, सेटू। ये क्या है? स्टेट एम्पावरमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड। ऐसा एक इंस्टीट्यूट है जिसमें सीएम रहते हैं, इनकी गवर्निंग बॉडी है, काउंसिल है, लगभग नीति आयोग की तर्ज पे काम करता है, ठीक। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे ही फाइनेंस, तो ये फाइनेंस कमीशन, ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ये किसके लिए पैसे की व्यवस्था करता है? तो पंचायती राज बॉडीज के लिए। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करता है? आप जैसे विद्वान लोगों को भर्ती करता है ना, यही तो काम है कि भाई सही लोग आ जाए। जो गलत लोग हैं वो भी पैसा दे के आ सकते हैं, सही लोग बिना पैसे के थोड़ी ज्यादा मेहनत करके आ सकते हैं, जबकि जो खराब लोग हैं वो ज्यादा पैसे दे के बिना मेहनत करे भी आ सकते हैं। तो यही काम है इसका। ऐसे ही स्टेट इलेक्शन, राज्य में इलेक्शन, ये किसके कराता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूट के। क्या जो विधानसभा, विधान परिषद, इन सब के चुनाव कराता है? नहीं। देखिए, जो प्रेसिडेंट साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, और स्टेट की लेजिस्लेचर है, इन सब के चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। ये सब राज्य के कराते हैं, ठीक है। यहां तक आपको प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, है ना, कुछ नहीं है इसमें। अब चलिए, ये सब कार्य चल रहा था।
सरकार कुछ पॉलिसी भी बनाती है, जैसे आपको पता होगा पॉलिसी बनती है थोड़ी बहुत, 2001 में ही बनती है आपकी क्या, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। फिर 2002 में यही सरकार सिडकुल बना देती है, सिडकुल बन जाता है। 2002 के बाद 2003 में एक स्पेशल इंडस्ट्रियल पैकेज मिलता है, और फिर उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट होता है। 2001 में ही टूरिज्म पॉलिसी बनती है, टूरिज्म पॉलिसी। अब तो ये रिवाइज्ड हो गई है, 2018 में रिवाइज्ड हुई है, और 2023 में नई पॉलिसी आई है, टूरिज्म पॉलिसी। ठीक है, एक काउंसिल भी बनाती है, टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पर्यटन विकास परिषद। उत्तराखंड पीसीएस में 2024 में आपसे पूछा हुआ था, ऑप्शन दिया हुआ था TDC, ये क्या है? तो पहला था ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल, दूसरा था टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल, तीसरा था टोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इस तरीके के ऑप्शन थे, तो आप बस आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये होता है। ऐसे ही 2001 में ही आपकी मिनरल पॉलिसी आती है, मिनरल पॉलिसी। ठीक, तो ये सब चलता रहता है। ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2003 में 2008 में रिवाइज्ड करेंगे, ये इंटीग्रेटेड हिल के नाम से लेके आएंगे 2015 में, ये चलता रहेगा, इकोनॉमी का पार्ट है। ठीक है, तो आप समझो कि उत्तराखंड की जो नई सरकार थी उसने काफी काम भी किए, ऐसा नहीं है कि बस उसने बॉडी ही बनाई, उसने उस टाइम पे एक अच्छी फाउंडेशन रखने की कोशिश की है। अब ये जो नित्यानंद स्वामी जी थे, ये 9 नवंबर को बन गए थे 2000 में, लेकिन ये बीच में ही इनका इस्तीफा हो जाता है, और 2002 में आपको पता है चुनाव हुए हैं मार्च में, तो उसके पहले ही, कुछ टाइम पहले ही ये इस्तीफा दे देते हैं, और जो भगत सिंह कोश्यारी हैं वो सीएम बन जाते हैं। तो एक फैक्ट है, बस आप याद रखना। चलिए, अब जब ये चुनाव हुए, तो इन चुनाव को कराने के लिए देखिए, आपको पता है चुनाव कितनी सीट पे होंगे, 30 सीट थी टोटल, लेकिन उत्तराखंड की पॉपुलेशन एक ठीक ठाक नंबर था, तो उसको ये 30 सीट रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, तो बोला कि भाई डीलिमिटेशन करो, डीलिमिटेशन, परिसीमन। परिसीमन क्या होता है? परिसीमन देखिए क्या होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हर सेंसस के बाद, मींस 10 साल में सेंसस होगी, उस सेंसस के बाद आपको परिसीमन कराना है, ताकि जो जितने भी वोटर हैं उनका ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो पाए। तो इंडिया में भी हुआ, 1951 की सेंसस के बाद होगा, 1961, 1971। अब 1971 में क्या करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया था इस टाइम पे, तो ये फ्रीज कर देते हैं कि भाई बस ये इसके बाद अभी नहीं होगा। फिर कब होगा कि 2001 में करेंगे, 2001 में फिर से फ्रीज कर देते हैं 2026 के लिए। तो अभी 2026 चल रहा है, अब सरकार इसी जो मॉनसून सत्र है, इस सेशन है, इसमें लेके आने वाली है डीलिमिटेशन का एक बिल। उसी की वजह से जितने भी ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, सॉरी सांसद हैं, टीएमसी के हैं, डीएमके के हैं, सबको इसीलिए तोड़ा फोड़ा जा रहा है ताकि ये बिल पास हो पाए। क्योंकि आपको पता है कि थोड़े ही टाइम पहले जो फरवरी में आपका बजट सेशन था, उसमें ये बिल लैप्स हो गया था, गिर गया था, मतलब एक तरीके से, ठीक है, पास नहीं हुआ था। तो अभी तक डीलिमिटेशन सिर्फ नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे 4 बार हुआ है, और राज्य स्तर पे उत्तराखंड की बात करते हैं तो पहला हुआ कब, 2002 में, और दूसरा होता है 2008 में, और इस 8 को लागू कब होता है, 2012 में। ठीक, ये तो इंस्टेंट ही लागू हो जाएगा। इसकी जो सेंसस थी, कौन सी जनगणना पे हुआ, तो ये 1971 की सेंसस पे हुआ, और ये कौन सी सेंसस पे हुआ, तो 2001 की सेंसस पे हुआ। इतना आपको पता चला। अब चलिए हम डीलिमिटेशन ही कर देते हैं, एक बार डीलिमिटेशन कर देते हैं। क्या है डीलिमिटेशन? डीलिमिटेशन आप ऐसे समझो, हमें पता है कि भाई जितनी भी पॉपुलेशन है, उस सपोज 10 लोग हैं, 10 लोगों का एक नेता होगा, उसको हम एमएलए बोलेंगे, है ना। तो
ये बात हुई कि 10 लोग, कहीं पे भाई 11 भी हो सकते हैं, 11 को एक एमएलए रिप्रेजेंट कर रहा है। बाय एंड लार्ज कि भाई 10 के आसपास अगर कहीं लोग हैं तो उसको एक एमएलए रिप्रेजेंट करेगा। हम क्या करेंगे कि चलिए हम चलते हैं उधम सिंह नगर की किसी एक छोटे से किसी भी एक कस्बे में। यहाँ हम मिले किसी से कि एक आदमी है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6, हमें पता चला ये 10 हो गए। तो 10 पे हम इसको एक सीट डिक्लेयर कर देंगे और इसी से एक एमएलए चुन के आएगा। ऐसे ही हम इधर चलते हैं तो हमें यहाँ पे मिल गया। अब पहाड़ पे क्या स्थिति होगी, पहाड़ पे थोड़ा सा अलग होगा कि यहाँ पे 10 लोग मिलने में आपको थोड़ा सा ज्यादा एरिया लगेगा क्योंकि दूर दूर सबके घर हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो लोग तो आपके 10 को ही रिप्रेजेंट करेगी लेकिन एरिया ज्यादा कवर करेगी। ऐसे बात समझ में नहीं आई। अब हम रियल फिगर पे चलते हैं। रियल फिगर क्या है, देखिए उत्तराखंड का ये मैप है। चलिए मैप लेते हैं ओरिजिनल, है ना, ओरिजिनल मैप वही से ना। ये उत्तराखंड है, ठीक। अब आप बताइए मुझे, जो परिसीमन हुआ तो 2 परिसीमन है, एक 2002 का है, 2002 का है, एक 2008 का है। आपको अभी पढ़ के जाना है तो कौन सा पढ़ना है, हमें 2008 पढ़ना है, ठीक। 2 से हम कंपेयर करेंगे क्योंकि सीट जो बड़ी है घटी है वो इसी से कंपैरिजन होगा, तो ये दोनों ही हमारे लिए जरूरी है। तो हम याद रखना है हमें ये वाला, हमें कंपेयर करना है 2002 से, ठीक। तो कुल बात ये निकल के आई कि भाई एक जो विधायक है, एक एमएलए कितने लोगों को रिप्रेजेंट करे। तो बोला कि यार जो प्लेन रीजन है ना, यहाँ तो जनसंख्या ज्यादा है, तो यहाँ पे ज्यादा लोगों को एक एमएलए रिप्रेजेंट कर सकता है। तो मोटा मोटा बोला कि 1,25,000 लोगों को एक एमएलए रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। पहाड़ पे क्या स्थिति है, तो पहाड़ पे बोला कि भाई पहाड़ को थोड़ी सी रियायत दो क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है। तो एक एमएलए लगभग लगभग 80,000 के समथिंग, 80,000, 75,000, 85,000, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, ठीक है। तो इतने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम कैसे रिप्रेजेंट या कैसे हम कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्धारण करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे एक गांव है, ठीक है, ये गांव है, यहाँ पे कुछ लोग हैं, तो ऊपर हमें 80,000 पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर करनी है। तो ये 10,000 हुए, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80, हम रुक गए यहीं पे। देखिए 80,000 हो गए। अब इसको हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक। इसमें जिले विले का ऐसा कोई मतलब नहीं। आप ये जिले की बाउंड्री है, एक जिले में भाई ज्यादा भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है ना। ये पिथौरागढ़ ही है पूरा। तो यहाँ पे अगर आपको पॉपुलेशन मिल गई 80,000 इतने एरिया में, तो इसको हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर कर दिया। ऐसे ही फिर हम चलते हैं इधर, तो हमने देखा यार यहाँ पे बहुत पॉपुलेशन है, 10, 20, 30, 40,000, 50,000, 60,000, 80,000, बोले 80,000 यार इतने से एरिया में हो गए, तो भाई इसको भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर करो, यहाँ से भी एक एमएलए आएगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स निर्वाचन क्षेत्र। अब इस वाले रीजन में देखते हैं कि यार यहाँ पे ना गांव बहुत दूर दूर है, तो यहाँ 10,000, 20,000, 30,000, 40, 50, 60, 70, 80, तो यहाँ पे जाके 80,000 हो रहे हैं। तो चलिए कोई नहीं, इसको एक हम एमएलए डिक्लेयर कर देते हैं, या विधानसभा क्षेत्र, एमएलए का एक विधानसभा क्षेत्र डिक्लेयर किया। तो कुल मिला के आप देख रहे हो कि जो एरिया है वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डिपेंड किस पे कर रहा है, वहां की पॉपुलेशन पे। अगर हम नीचे आते हैं, नीचे आप देखो तो आप उधम सिंह नगर में जाओगे तो यहीं पे आपको 1 लाख लोग मिल जाएंगे इतनी सी जगह में। तो इसको हमें एक निर्वाचन क्षेत्र डिक्लेयर करना पड़ेगा, यहाँ से एमएलए आएगा। हम यहाँ भी मिल जाएंगे, इधर जरा से एरिया में काशीपुर में मिल जाएंगे, 2-2 मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये निर्वाचन क्षेत्र डिक्लेयर कर रहे हैं, हरिद्वार में भी। तो अब यहाँ से बाय एंड लार्ज एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, वो क्या है, कॉमन सेंस का आपको इस्तेमाल करना है। क्या कि देखिए जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वो पॉपुलेशन से डिसाइड होते हैं, ठीक, पॉपुलेशन से डिसाइड होते हैं, और पॉपुलेशन ऊपर वाले रीजन में कम है, तो कम लोगों पे या कम लोगों का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन एक एमएलए करेगा, जबकि प्लेन वाले रीजन में ज्यादा लोगों का एक एमएलए रिप्रेजेंटेशन करता है। पहली बात समझ में आई, ठीक।
अब एक बात निकल के आएगी कि पहाड़ पे ज्यादा सीटें हैं या प्लेन में ज्यादा सीटें हैं। तो अगर आप 2002 की बात करते हो तो उस टाइम पे क्योंकि सेंसस 1971 की यूज हुई थी, पॉपुलेशन ऊपर भी ठीक ठाक थी, तो ऊपर लगभग 40 सीट थी और नीचे 30 सीट थी। टोटल कितनी सीट है? 70। तो सीट आपकी चेंज नहीं हुई है, सीट 70 ही है, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र था, जो 86% पहाड़ है, इसको मैंने ज्यादा ऊपर कर दिया, इसको हिली डिस्ट्रिक्ट में ही रखते हैं। ठीक है, ठीक, इस तरीके से। तो पहाड़ को रिप्रेजेंट कर रही थी 40 सीट और 30 सीट प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही थी, टोटल थी 70। अब प्लेन में भी आप समझो कि यार प्लेन है भी तो थोड़ा सा एरिया, 14% एरिया को 30 सीटें रिप्रेजेंट कर रही हैं, ऊपर पूरा 86% एरिया को सिर्फ 40 सीट। ये आपको समझ में आया? ऐसे ही तो अगर आपसे कंपैरिजन पूछते हैं कि गढ़वाल में ज्यादा होंगी सीट या कुमाऊं में, तो ऑब्वियसली गढ़वाल में ही ज्यादा होंगी, क्योंकि यहाँ पे जिले भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये बात आपको एक ओवरव्यू समझ में आया। अब हम एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी पे चलते हैं। कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपको याद नहीं रखनी है, आपको क्या याद रखना है मैं बताता हूँ अभी क्या है। देखिए, जब 2002 की सेंसस होती है, 2002 की सेंसस होती है, तो हमें पता है ऊपर 40 सीट है पहाड़ पे, नीचे 30 सीट है। ठीक, अब इसका कंपैरिजन हम देखेंगे किससे? 2008 की सेंसस से। 8 की सेंसस नहीं, 8 का जो डिलिमिटेशन होगा। तो होगा क्या, एक चीज आपको पता है कि यार यहाँ से माइग्रेशन बहुत हुआ है, बहुत माइग्रेशन हुआ है, तो यहाँ से जो सीट, जो लोग हैं वो नीचे चले गए हैं। ठीक, तो हमें तो भाई रिप्रेजेंटेशन आज भी 80,000 पे ही करना है। अब लोग चले गए नीचे तो हम क्या करेंगे भाई, चाहे यहाँ की सीट हमें डिलीट करनी पड़े, है ना। सपोज यहाँ पे एक सीट बनी है आपकी 80,000 पे, 85,000 पे, एक सीट यहाँ पर बनी 85,000 पे, ठीक है, 80 85 जो भी है, यहाँ बचे आपको 10,000 लोग। तो आप 10,000 लोगों के लिए एक अलग सीट थोड़ी ना बनाओगे, तो इन 5,000 को इसमें शामिल कर दोगे, 5 में इसमें शामिल कर दोगे, तो ऐसे ही होगा। आपको, हमें सबको पता है कि भाई पलायन बढ़ रहा है, घोस्ट विलेज बन रहे हैं और माइग्रेशन बहुत हुआ है ऊपर से नीचे। आप जब 2011 की सेंसस पढ़ोगे तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन आई है, यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि यहाँ से पॉपुलेशन नीचे गई है। तो ऑब्वियसली जब यहाँ से पॉपुलेशन नीचे चली गई है तो यहाँ पे जितनी सीट 2002 में होंगी उसमें से कुछ कम होंगी, डिलीट होंगी, मर्ज होंगी, ये सब होगा। नीचे वाले रीजन में क्योंकि यहाँ लोग आए हैं तो यहाँ पे सीट इंक्रीज होंगी, कुछ बढ़ेंगी, इसी तरीके से होगा। तो आप बस याद रखो, पहले मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ। चलिए, तो हमें कैसे याद रखना है, देखिए 9 10 11, तो ज्यादा देखिए सीट कहाँ है, इस प्लेन वाले रीजन में है क्योंकि ऊपर से माइग्रेट करके यहाँ लोग आए हुए हैं। 9 10 11, 3 याद हो गए। अब 6 सीट 4 जिलों में है, नैनीताल में 6 है, ऐसे ही टिहरी में 6 है, पौड़ी में 6 है, और आपका अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में 6, 1 2 3 4, 4 जिले ये हुए, 3 हमने ये देख लिए, कितने हो गए? 7। 3 जिले और देखते हैं, जैसे चंपावत में 2 हैं, ये भी छोटा है, एक साथ बना था, 2 है। रुद्रप्रयाग भी छोटा था, एक साथ बना था, 2 है। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए 2 4 2 6 2 8 10 जिले हमने देख लिए। अब हम देखते हैं बाकी में कितनी कितनी है। उत्तरकाशी में 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, दैट्स इट। तो ये आपको याद हुआ। अब देखिए इसके, क्योंकि थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं आपसे बताता हूँ। देखिए इसको ग्रीन में कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि 2002 में भी यहाँ पे 3 थी और 2008 में भी 3 रही, तो ये स्टेटस क्यों है यहाँ पे, मतलब यथा स्थिति बनी हुई है, कुछ चेंज नहीं हुआ। उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में सेम ही रहेगा। ठीक, तो इसमें हम लाल से क्यों लिखें फिर इसको? चलिए, ये जो चमोली है, चमोली से देखिए माइग्रेशन हुआ था, तो माइग्रेशन हुआ है तो यहाँ पे पहले 4 सीट थी, उसमें से एक सीट कटी है,
3 सीट यहाँ पे बची हुई है। ठीक, कौन सी सीट कटी है उसका नाम आप याद रख लेना, क्या नाम है? पिंडारी। पिंडारी या पिंडर, पिंडर या पिंडारी है ना, पिंडर या पिंडारी जो भी याद रखना है, ठीक है। पिंडर, पिंडर बोल लीजिए, पिंडर या पिंडारी तो रिवर हो गई। पिंडर, पिंडर। पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से भी एक सीट कटी है, पहले 5 थी, अब यहाँ पे 4 है। कौन सी सीट यहाँ पे कटी है? तो उसका नाम है, जो सीट कटी है उसका नाम है, चलिए हनीसोड़ तो इधर है, नाम है कलचीमा, ऐसी ही नाम है कुछ, कनाली, हाँ सॉरी, कनाली छीना, कनाली छीना, कनाली छीना सीट यहाँ से डिलीट हुई है। पूछेगा क्वेश्चन तो इधर से ही पूछेगा। ऐसे ही एक लाल और है अपना, ये क्या है? अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से भी एक सीट कटी है, क्या नाम है इसका? भिकिया सेण, भिकिया सेण, मैंने आपको बताया था सेण क्या होता है, गड्ढा होता है, ठीक। बागेश्वर, बागेश्वर से भी एक सीट कटी है, तो इसको भी हम रेड कर देते हैं। कहाँ है सीट सर? पहले 3 सीट थी, अब यहाँ पे 2 रह गई है, तो एक सीट जो कटी है उसका नाम है कांडा, कांडा, ठीक। तो 1 2 3, 3 सीट कटी। चलिए लाइट आ गई है, ओके। अब ये जो पौड़ी गढ़वाल है, यहां से तो 2 सीट कटी है। एक है क्या? धूमाकोट, 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 और दूसरी है थली सेठ। तो ये नैनीताल को भाई इसको, तो अब आपको पता चला, एक ये रेड में पिंडर, कनाली छीना, भिकियासेड़, कांडा, धूमाकोट और थलीसेड़। 1 2 3 4 5, 5 जिलों से सीट कटी हुई है, ठीक है। कितनी सीट कटी है वो आपको पता चल गया। अब कहीं पे एडिशन हुआ है तो एडिशन को मैं ग्रीन कर देता हूं। तो ये जो नैनीताल है, यहाँ पे सीट ऐड हुई है, यहाँ पे क्या नाम है सीट का? लाल कुआ, लाल कुआ, लाल कुआ। ऐसे ही उधम सिंह नगर में इसको हरा नहीं करते, सॉरी इसको ग्रीन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐड हुई है 2 सीट, यहाँ भी ऐड हुई है। पहली का क्या नाम है? किच्छा, किच्छा, और दूसरी का है नानक मत्ता, नानक मत्ता, नानक मत्ता। चलिए रिजर्व सीट है वो बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो लाल कुआ, किच्छा, नानक मत्ता। अब हम आ जाते हैं हरिद्वार में, हरि के द्वार में। तो यहाँ पे 2 सीट ऐड हुई हैं, तब जाके ये 11 हुआ है। कौन कौन सी सीट ऐड हुई है? तो यहाँ पे जो सीट ऐड हुई है, एक तो है भेल, भेल, और दूसरा है हरिद्वार, हरिद्वार रूरल, रूरल किसको बोलते हैं? ग्रामीण को, हरिद्वार ग्रामीण। 2 सीट यहाँ पे ऐड हुई है। और देहरादून में देखिए 2 2 4 1 5, एक सीट देहरादून में ऐड होती है, क्या नाम है? रायपुर, रायपुर, ठीक है। तो अब आप देखिए कि टोटल सीट कितनी थी? 70 थी। 1 2 3 4, अच्छा इसको ग्रीन स्टेटस क्यों है इसमें? यथा स्थिति है टिहरी में, कोई दिक्कत नहीं है। रुद्रप्रयाग में भी यथा स्थिति है, इसमें भी यथा स्थिति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखो कितनी सीट कटी है ऊपर से, 1 2 3 4 5 6, 6 सीट कटी है, ठीक। तो 70 में से आपको 6 माइनस करना था, ठीक। अब नीचे ऐड भी हुई है, कितनी? 1 2 3 4 5 6, 6 ऐड हो गई। तो ये 6 से 6 खत्म। तो मतलब टोटल सीट कितनी रही? आज भी 70 ही है, बस यहां से डिलीशन हुआ है, इधर एडिशन हुआ है, ठीक। कोई ट्रिक प्रिक की जरूरत नहीं है, आप आराम से भाई, यहाँ पे पिंडर रिवर बहती है तो पिंडर सीट, यहाँ पे कनाली छीना, भिकिया सेड़, कांडा। तो यहाँ तो देखिए के हो रहा है, कनाली छीना, कांडा। ये सेण है, भिकिया सेण,
थलीसियन, बस धूमा कोट और याद रख लो। ऐड जो हुई है आपने वो देख लिया, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो एडिशन डिलीशन ये क्या होता है आपको समझ में आया। 2008 की हमने देख लिया है। अब जो रिजर्व सीट है उसकी बात करते हैं। देखिए उत्तराखंड में कुल 70 सीट है, उसमें से रिजर्व है 13 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए है। एसटी के लिए कौन कौन सी है, तो एक है आपकी नानकमत्ता उधम सिंह नगर में, दूसरी है चक्राता, कहाँ पर है, देहरादून में। बस इतना याद रखना है आपको। 13 एससी की सीट आप याद मत रखना, अदरवाइज इतना कौन याद रखेगा, है ना। चलिए ये हो जाता है। अच्छा लोकसभा की कितनी सीट है उत्तराखंड में, तो लोकसभा की कुल 5 सीट है, 1 2 3 4 5। एक है अल्मोड़ा जो रिजर्व है, एससी के लिए रिजर्व सीट है, इकलौती सीट है। एक आएगी आपकी टिहरी, टिहरी हरिद्वार, हरिद्वार 3, और आएगी आपकी पौड़ी, एक आएगी नैनीताल, नैनीताल। आप चाहें तो इसको ऐसे भी इधर से याद रख सकते हो। देखिए अल्मोड़ा, ये अल्मोड़ा है, टिहरी एक टिहरी यहाँ पे हो गया, ऐसे हरिद्वार एक हरिद्वार इधर हुई सीट, पौड़ी एक सीट इधर हुई, और एक नैनीताल इधर सीट हुई। दैट मीन्स गढ़वाल में आपकी 3 सीट है और कुमाऊं में आपकी सिर्फ 2 सीट है, ठीक। रिजर्व कौन सी है, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा रिजर्व है। राज्यसभा की कितनी सीट है, राज्यसभा की कुल 3 सीट है, ठीक। इतना आपको तैयार है, तो अब जो भी आपकी पीडीएफ है उसको पढ़ लो एक बार। अब देखते हैं इसमें क्या कहाँ आपको फंसाएगा। चलिए ये जरूरी था, मैं चाहता तो इसको जल्दबाजी में निपटा दूं, लेकिन नहीं, आपको तरीके से ही बताना है भले ही टाइम लग जाए। तो विधानसभा सदस्यों की संख्या पहले अंतरिम सरकार में 22 थी, फिर 70 हुई, 2008 में एक परिसीमन हुआ। ये आप कहानी पढ़ोगे आपको मजा आ जाएगा, ठीक। 13 एससी के लिए रिजर्व है, 2 एसटी के लिए रिजर्व है, ये आपको समझ में आ गया। चक्राता नानकमत्ता इन्होंने नाम भी दिया हुआ है, ठीक है। कितने विधायक थे, कितने सदस्य थे, ये भी आपके लिए इजी है, इसको पढ़ के देखना आप। ऐसे ही भाजपा अंतरिम सरकार में एक तरह से सरकार बनाती है। इसमें लिखा हुआ है कि कोई प्रतिपक्ष का नेता नहीं बन सका, तो बने थे, लेकिन जो सैनी साहब थे, राम सिंह सैनी बने थे, लेकिन बाद में क्या हुआ वो भी छोड़ देते हैं, तो उसके पास बचता नहीं है, ठीक है। 2002 तक भगत सिंह कोश्यारी, बाद में क्योंकि ये कार्यकाल संभाल लेते हैं, ये मुख्यमंत्री रहते हैं। आप इसको पढ़ना, बस ये इतना है। अब हम कल से क्या डिस्कस करेंगे, PYQs डिस्कस करने हैं जो इस पे पूछे हुए हैं। ऐसे ही जो पहली निर्वाचित सरकार थी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके से कल आपका ये पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। मींस ये वाला चैप्टर आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। जितनी भी ये निर्वाचित सरकार है इनको हम अच्छे से देखेंगे, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार कुछ मिसिंग है, तो ये पूरा हो जाएगा। आप इसको बस इस वाली चीज को आप पढ़ के देखना, जो इसके पहले पढ़ाया है उसको रिवाइज करना, आराम से आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी। सो चलिए वीडियो आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।